बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की भोपाल से। आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। भोजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र पटवा को चुनाव आयोग से राहत मिल गई है। नामांकन पत्र पर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। सुरेंद्र पटवा के खिलाफ लगाई गई थी आपत्ति, जानकारी छिपाने को लेकर शिकायत हुई थी। आपत्तियों को अब खारिज कर दिया गया है। सुरेंद्र पटवा बीजेपी से चुनाव लड़ सकेंगे। अब कांग्रेस नेता अजय सिंह को लेकर आपत्ति भी हुई थी, जिसको अब खारिज कर दी गई है। अजय सिंह के शपथ पत्र और पत्नी की अचल संपत्ति को लेकर आपत्ति लगाई गई थी। चुनाव आयोग ने आपत्ति को खारिज कर दिया है। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर अजय सिंह अब चुनाव लड़ सकेंगे, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही राहत भरी खबर है ये। अजय सिंह जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ सकेंगे और दूसरी चीज सुरेंद्र पटवा जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ सकेंगे। अब दोनों को ही लेकर नामांकन पत्र होल्ड पर कर दिया गया था, अब दोनों के लिए ही राहत भरी खबर है। इससे पहले आपको बता दें कि 900 से ज्यादा ऐसे नामांकन पत्र हैं जिनको निरस्त कर दिया गया, जिनके लिए कानूनी मान्यता नहीं मानी गई और इसीलिए यह एक्शन लिया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि 3 ऐसे नेता, 3 ऐसे प्रत्याशी जिनके नाम हम आपको दिखा रहे थे, सुरेंद्र पटवा का नाम, अजय सिंह का नाम हम आपको बता रहे थे, जिनके नामांकन पत्र को होल्ड किया गया था, अब उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही राहत की खबर है कि दोनों के ही प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जो होल्ड किए गए थे अब उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। तो बड़ी बात, बड़ी खबर, राहत भरी खबर है ये। और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जांच जारी थी इस मामले में, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही अच्छी खबर है। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए सुरेंद्र पटवा को चुनाव आयोग से राहत मिल गई है क्योंकि नामांकन पत्र पर आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। सुरेंद्र पटवा के खिलाफ आपत्ति लगाई गई थी, जानकारी छिपाने की लेकर शिकायत हुई थी। आपत्तियों को अब खारिज कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। सुरेंद्र पटवा बीजेपी से अब चुनाव लड़ सकेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इसलिए अच्छी बात है कि कांग्रेस नेता अजय सिंह को लेकर भी नामांकन पत्र होल्ड किया गया था। अब ऐसे में ये राहत की बात है। सुरेंद्र पटवा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र पटवा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बहुत खुशी की बात, राहत की बात, अब आप चुनाव लड़ सकते हैं सुरेंद्र जी। मुझे तो पहले भी मालूम था, ये सारे आरोप निराधार थे, इन आरोप में कोई सत्यता नहीं थी। और कुल मिलाकर मेरे जो सामने उम्मीदवार हैं वो चुनाव जिस तरीके से लड़ रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है उनका। धरातल पे जो लड़ाई होना चाहिए, जनता के बीच में 33 साल बाद आए हैं वो, उनको लगा कि इस तरह से नहीं तो इस तरह से चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा सुरेंद्र जी, आरोप ये लग रहे थे कि जानकारियां छिपाई गई हैं आपकी तरफ से, जानकारियां जो अहम जानकारियां हैं वो दी नहीं गई हैं, ये आरोप क्यों लग रहे थे? देखिए, शपथ पत्र देने का मतलब होता है हमारी पूरी लीगल टीम ने वेरीफाई करके और सारी जानकारी दी है। और मैं ये कहना चाहूंगा उन लोगों की लीगल टीम को कि वो खुद भी सत्यता को देखते हुए हमारे ऊपर आरोप लगाते। आरोप भी निराधार थे और उसमें कोई सत्यता नहीं थी। कुल मिलाकर अगर आरोपों में सत्यता होती तो आज हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता। लेकिन सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि आरोप कौन लगा रहा था? देखिए, ये तो जाहिर है, हमारे सामने कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार पटेल जी खड़े हुए हैं, आरोप उन्होंने लगाए और जवाब हम लोगों ने दिया है। लेकिन देखिए, कांग्रेस के खुद भी प्रत्याशी अजय सिंह भी मुश्किलों में थे। जी जी जी। लेकिन उनको भी अब हरी झंडी मिल गई है, अब वो भी लड़ सकते हैं। ठीक है ना, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, अजय सिंह जी को भी बधाई देता हूँ। ये वहाँ का अलग मामला होगा, लेकिन जहाँ तक हमारे क्षेत्र का मामला है, हमारा यही कहना है कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। और अगर कहीं न कहीं चुनाव अगर धरातल पे लड़ा जाएगा तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बार क्या संदेश देंगे चुनावी मैदान से सुरेंद्र जी? आवाज नहीं है आपकी, क्या कह रहे हैं? इस बार चुनावी मैदान से क्या संदेश देंगे? नहीं, चुनावी मैदान में यही संदेश है कि हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी वो चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाते हैं। लगभग 4-5 चुनाव हार चुके हैं। पहले स्वर्गीय पटवा जी से 2 चुनाव हारे, विधायक का चुनाव हारे, सांसद का हारे, पुतनी से सीएम साहब के सामने वो चुनाव हारे, सुषमा जी के सामने तो उन्होंने बी फॉर्म ही नहीं भरा था। तो कुल मिलाकर हमारी भोजपुर की जनता जानती है
और बहुत जागरूक भोजपुर परिवार की जनता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग प्रचंड बहुमत से विजय होंगे और एक बार फिर से इसका आज का जो जवाब होगा वो तगड़ा जवाब होगा आने वाली 3 दिसंबर को। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो मैसेज जनता तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका। अजय सिंह, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत। अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय सिंह जी, आपको बहुत मुबारक। अब आपको हरी झंडी क्योंकि मिल गई है चुनाव आयोग की तरफ से। पहले तो आरोप ये लग रहे थे कि जानकारियां छिपाई गई हैं, कुछ जानकारियां दी नहीं गई हैं, लेकिन अब हरी झंडी मिल गई है, तो कैसे उतरेंगे चुनावी मैदान में? देखिए, ये हमारे प्रतिद्वंदी लोग जो है, इनके परिवार में 7-8 वकील हैं और इन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारा पर्चा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन हमारा बड़ा सहयोग कर दिया उन लोगों ने और नतीजा बताएगा कि क्या होगा। अजय सिंह जी, आरोप क्यों लग रहे थे जानकारी छिपाने के? तो अजय सिंह से संपर्क टूट गया है, लेकिन खुशी जाहिर की जा रही है सुरेंद्र पटवा और अजय सिंह की तरफ से कि चुनाव आयोग की तरफ से क्योंकि हरी झंडी मिल गई है, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है दोनों ही प्रत्याशियों के लिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, चाहे वो सुरेंद्र पटवा हो या अजय सिंह, दोनों को ही अब राहत मिली है, लेकिन राहुल लोधी का क्या होगा? देखिए, राहुल लोधी को लेकर अभी तक जानकारी नहीं है। कुछ ही देर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि उनके मामले को लेकर आयोग की तरफ से क्या फैसला लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उन्होंने जो पक्ष रखा है उसको लेकर क्या फैसला लिया गया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर कही जा सकती है कि नामांकन की छटनी के बाद जो आपत्तियां लगाई गई थी उस पर सुनवाई का मौका दोनों को दिया गया था। पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था और आज सुबह 11 बजे का समय निर्धारित हुआ था और जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से जो अपना पक्ष रखा गया उससे चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर है वो संतुष्ट नजर आया और उसके बाद जो आपत्तियां लगाई गई थी उनको खारिज कर दिया गया। तो भोजपुर सीट से ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि सुरेंद्र पटवा को लेकर जो आपत्तियां लगाई गई थी, यदि वो आपत्तियां मंजूर तो उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता और एक तरीके से भोजपुर सीट पर कांग्रेस को वॉकओवर मिल जाता। लेकिन अब वहां पर मुकाबला होगा और इसी तरीके से चुरहट की हम बात करें तो अजय सिंह के जो नामांकन के साथ जानकारी दी गई थी उसको लेकर भी आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उन आपत्तियों को भी खारिज कर दिया, यानी कि अजय सिंह भी अब चुनाव लड़ सकेंगे। तो ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि यदि किसी हालात में नामांकन पत्र के साथ जो आपत्तियां लगाई गई थी उनको यदि स्वीकार कर लिया जाता और वो आपत्तियां सही पाई जाती तो दोनों नेताओं के चुनाव लड़ने पर संकट खड़ा हो सकता था। बिल्कुल अनुराग, और ऐसे में देखिए पार्टी के लिए भी ये मुसीबत का सबब बन जाता अगर दोनों को हरी झंडी नहीं मिलती चुनाव आयोग की तरफ से, और इसका बहुत बड़ा असर वोटर्स पर भी जाता। ये पहले 2009 में भी हो चुका है कि जब सुषमा स्वराज के खिलाफ बी फॉर्म की कॉपी लगाने पर राजकुमार पटेल का जो नामांकन है वो खारिज कर दिया गया था। यदि ये आपत्तियां सही होती तो अजय सिंह, राहुल लोधी और सुरेंद्र पटवा का नामांकन भी खारिज किया जा सकता था और ऐसे में ये चुनाव नहीं लड़ पाते। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि इन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है, तो उसके बाद ये इन नेताओं के लिए अच्छी खबर है कि अब वो चुनाव लड़ सकेंगे और वहां पर टक्कर हो सकेगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि जो आपत्तियां लगाई गई हैं, जिन आपत्तियों को आयोग की तरफ से स्वीकार किया गया था और उम्मीदवार पक्ष रखने का मौका दिया गया था, उसके बाद सभी की नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या इन 3 विधानसभा सीटों पर लगाई गई आपत्तियों को स्वीकार किया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा। तो 2 सीटों से अभी जानकारी निकल कर आई है और तीसरी जो खरगापुर से राहुल लोधी को लेकर नामांकन पर आपत्तियां लगाई गई हैं उसको लेकर भी कुछ ही मिनटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। हमारे सार्वजनिक संपत्ति है, बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, बिजली के घर हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इनका निजीकरण हो रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि
किस कंपनी के पक्ष में निजीकरण हो रहा है, पर निजीकरण हो रहा है, आप लोग सब जानते हैं, एक ही कंपनी खरीद रही है। ये नगरनार तो एक शुरुआत थी और आज प्रधानमंत्री कहते हैं और गृहमंत्री कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, पर हकीकत ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर मोदी सरकार लगी हुई है इस प्लांट को निजीकरण करने में और भिलाई भी है। और आपको मैं कह दूं, ये पहला मिसाल नहीं है छत्तीसगढ़ में। कोरबा में जो बालकोप का प्लांट हुआ करता था उसका निजीकरण वाजपेयी जी के जमाने में हुआ, सन 2001 या 2002 में हुआ। तो ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, निजीकरण की नीति है, ये छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए नहीं है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, केंद्र सरकार की नीतियों से कैसे छत्तीसगढ़ की जनता पीड़ित है। आप देखिए, सबसे ज्यादा रेलगाड़ियों का कैंसिलेशन छत्तीसगढ़ में होता है। सबसे डिले जो होता है, विलंब जो होता है ट्रेन चलाने में, वो छत्तीसगढ़ में होता है। और आप लोग सब जानते हैं क्यों प्राथमिकता उन रेलगाड़ियों को दी जाती है जो कोयला ले जा रहा है। यानी पैसेंजर ट्रेन को महत्व नहीं, पर जो कोयला ले जा रहा है किसी निजी कंपनी के फायदे के लिए, उसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं। और उससे रायपुर में मुझे कहा गया था, रायपुर में रोज कुछ 1 लाख लोग बाहर से आते हैं, इनमें से करीब 80% रेल से आते हैं। उसमें भारी कटौती हुई है। और एक कारण यह है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें, रेल यात्रा किस तरीके से इस पर नकारात्मक असर हुआ है मोदी सरकार की नीतियों से। तो दूसरी बात जो मैंने कहा, आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। 4 और 5 नवंबर को योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में मतदान होगा पहले चरण का। उससे पहले योगी आदित्यनाथ 4 और 5 दोनों ही दिन प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नजर आएंगे। 4 और 5 नवंबर को यहां पर वो जनसभा में मौजूद रहेंगे, रैलियां करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। फायर ब्रांड नेता जिनकी डिमांड हर तरफ है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ भी वो आएंगे और यहां पर भी वो चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार में जुटेंगे। 4 और 5 नवंबर को बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। चार और 5 नवंबर को योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। योगी छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि फायर ब्रांड नेता स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से पहले उनका 4 और 5 को प्रचार होगा, सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे और एक मजबूत संदेश बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश होगी। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। पवन गौड़ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, योगी आदित्यनाथ जो कि फायर ब्रांड नेता, हर तरफ इनकी डिमांड होती है और अब वो छत्तीसगढ़ में भी नजर आएंगे।
जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार डिमांड रहती है पूरे देश भर में जहां भी चुनाव होता है तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा उनकी ज्यादा से ज्यादा सभाओं की मांग की जाती है। और हमने न्यूज 18 ने पहले खबर भी चलाई थी कि छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा डिमांड लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आ रही है कि वो सबसे ज्यादा सभाएं छत्तीसगढ़ के अंदर दें। तो अभी ये खबर आ रही है कि पहले चरण के प्रचार जो मतदान है 7 तारीख को होना है, उससे ठीक पहले 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने वाले हैं, जहां वो कोरबा जिले में कई सारी विधानसभा चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया है उससे पहले वो लगातार रैलियों को संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ कई अन्य जगह पे भी उनकी रैलियों की तैयारी की जा रही है, हालांकि उनके कार्यक्रम को फाइनल रूप दिया जा रहा है। तो कोरबा जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 और 5 तारीख को कई सारी जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां उनका कानून व्यवस्था और बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरे देश भर के तमाम राज्यों में होती है और आपने देखा होगा कई सारे राज्यों में उस मॉडल को फॉलो भी किया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ साथ कानून व्यवस्था के साथ साथ उनका जो फायर ब्रांड का एक छवि बनी हुई है, एक बड़े हिंदुत्व के चेहरे पोस्टर बॉय की उनकी छवि बनी हुई है, उसको लगातार बीजेपी कैश करना चाहती है। उसके चलते ही कई तमाम जो चुनावी राज्य हैं वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले कुछ दिनों में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे, जहां वो आज अलवर में बालकनाथ योगी के जो नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में वो 4 और 5 को कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं वीडी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 100 टाइगर्स, तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश बना, महिलाओं को सम्मान, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हमारा अभिमान है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी बहनों को पहले 1000 रुपए देने का ऐलान किया था, लाडली बहनों को 1250 फिर 3000 तक जाएगा। बहनों के सम्मान के साथ उन्हें सशक्त बनाने का काम इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इससे पहले कभी कभी झूठ बोलने वाली ताकतें कहती हैं कि हम कह रहे थे इसलिए ऐसा हुआ। बैरिया, भारिया और बैगा आदिवासी बहनें, ये वो ट्राइब्स हैं जो ट्राइब्स खत्म होने की ओर अग्रसर थी। इन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले रिजिम में 1000 रुपए उन बहनों के खाते में डालते थे। दुर्भाग्य से एक मिस्टर करप्शन नाथ की सरकार बन गई थी, बंटा ढार, जिसने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटा ढार दुरावस्था के दौर में लाए थे, उनके इशारे पर चलने वाली सरकार थी। वो 1000 रुपए गरीब आदिवासी बहनों के बंद कर दिए थे। मैंने उल्लेख इसलिए किया है। आज 1 करोड़ 31 लाख बहनों को मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 31 लाख बहनों को 1250 उनके खाते में जाता है। और 1250 जाता है तो दलाल बिचौलिए नहीं होते हैं, 1250 ही एक क्लिक से मोदी जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से उन बहनों के खाते में जाता है। दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था देश के अंदर समाप्त हो गई है। किसानों के कल्याण के लिए और गरीब के उत्थान के लिए आज हमें बताने में गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख किसानों को पहले 6000 माननीय प्रधानमंत्री देते थे, बाद में हमारी सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 4000 रुपए दिया, अब 6000 उनने भी किया। आज 12000 रुपए एक हमारे किसान भाई के खाते में सीधे पहुंचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 80 लाख किसानों को मुझे बताना चाहिए, गलती से 15 महीने की सरकार बनी थी मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर चलने वाली सरकार। दर्द था किसानों के खाते में पैसा क्यों जाए। किसानों के नाम नहीं भेजे गए थे 15 महीने, क्योंकि मोदी जी का नाम होगा, भाजपा की सरकार का नाम होगा, किसानों का कल्याण होगा। तो इसलिए किसानों को सशक्त और ताकतवर बनाने का काम। और आज हमें इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के अभियान से अगर 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, जिनके चेहरे पर आज खुशी है। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश की
खबर कोंडागांव से है, जहां केशकाल घाट में जाम लगा है, लंबा जाम लगा है। गाड़ी खराब होने के चलते ये जाम लगा है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। 5 दिनों से ये जाम लग रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ये जाम नहीं खुला है। आप देखिए कि सिर्फ एक गाड़ी खराब होने की वजह से कितने लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो गाड़ी खराब हुई है उसे हटाया भी नहीं गया है, ना उसे रिपेयर कराया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बड़ी बड़ी वाहन आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी लॉरियां, ट्रक जो यहाँ से गुजरते हैं, इनकी वजह से और भी ज्यादा आम लोगों को परेशानी हो रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। भाई मंत्री अमित शाह बीजेपी की संभागीय बैठक